वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द टॉक शो और मैं हूं बतूल राजपूत। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि क्या मुल्क में मुज़ाकरात की गुंजाइश है सियासी जमातों के दरमियान। कल हमने चौधरी सरवर साहब का इंटरव्यू किया था, उनकी पार्टी की मुलाकात भी हुई आसिफ अली जरदारी साहब से। इसके बाद क्या पेशरफ्त है जिसको एक्सपेक्ट किया जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत में जो वज़रा हैं उनकी आरा बहुत मुनक़सिम नज़र आती है व्हेन इट कम्स टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिलिट्री कोर्ट्स या उनके मौजूदगी के ऊपर। ऑफ द रिकॉर्ड भी और ऑन द रिकॉर्ड भी हुकूमती वज़रा मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से अलग अलग राय रखते हैं। कुछ का ख्याल है कि साबिक़ वज़ीर आज़म का ट्रायल होना चाहिए, कुछ का ख्याल है कि एक बुरी एग्जाम्पल है, लेकिन ये बहस किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है। ऑन दी अदर हैंड, इससे पहले कुछ ऐसी मिसालें रही हैं जिसमें सिविलियंस को FIR करवाने का मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के हवाले से जो पेशरफ्त थी वो उतना क्लियर नहीं थी। एक और बहुत आम खबर है कि मिलियन पाउंड केस में नैब ने साबिक 190 मिलियन पाउंड केस में नैब ने साबिक वफाकी वज़रा के असासाजात की तफसीलात तलब कर ली हैं और उसमें शेख रशीद साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट और मज़े की स्टेटमेंट दी है कि मैं तो इजलास से पहले ही उठ के चला गया था। तो ये कितना चैलेंजिंग हो सकता है साबिक हुक्मरान जमात के लिए, इस पर भी बात करेंगे। हमने ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा यास्मीन राशिद साहिबा को रिहा कर दिया गया, दोबारा उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। तो ये जिस तरीके से हुकूमत पसू कर रही है चीज़ों को, इससे हालात कुछ बेहतर होंगे या नहीं होंगे, और जो मुज़ाकरात की ऑप्शन है उसमें बड़े दिल का मुजाहरा क्या वज़ीर आज़म को करना चाहिए नहीं, वो ये तो रिपोर्टेडली वो इस हक़ में तो नहीं है कि फ़िलहाल मुज़ाकरात किए जाएँ, लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि वो ये भी नहीं चाहते कि मिलिट्री कोर्ट्स को इस तरह से इस्तेमाल किया जाए। और इलेक्शंस क्या जो खबरें आ रही हैं कि मार्च 2024 तक रुक जाएं, तब बात करेंगे ये सही है नहीं, इस पर बात करेंगे। आयशा गुललई साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग काफ से इनका ताल्लुक है। राजा आमिर अब्बास साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, लॉ एक्सपर्ट हैं। अज़र सदीक साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, लॉ एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका ज्वाइन करने के लिए। अज़र सदीक साहब, आप मुझे बताइएगा, ये हुकूमती वज़रा की जो राय है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, बड़ा इबाम है इसमें कि एग्जैक्टली चाहते क्या हैं, चाहते हैं पर डर रहे हैं, या उन्हें लगता है कि सही एग्जाम्पल सेट नहीं होगी। आपका क्या ख्याल है? बहुत शुक्रिया। जो वजह ये है कि अभी तक एज द लॉ स्टैंड, और उन्हें तो चाहिए था कि सारे मामले को अगर पार्लियामान में ले जाते, पार्लियामान में बैठकर डिस्कशन कर लेते, डिबेट कर लेते, ताकि अंदाजा हो जाता। अवामी तौर पर तो आप लोगों ने देख लिया कि ऐसे हालात और वाकयात है नहीं। और अभी जितनी भी इनडायरेक्ट तरीके से जो एविडेंसेस आ गई है ना रिकॉर्ड के ऊपर, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा के हवाले से जो बात है, ये लोग उसको भी कंफ्यूज कर रहे हैं। भाई वो इन्होंने शायद पढ़ा नहीं है, 249A नहीं पढ़ा है, 265K नहीं पढ़ा है। ज़ाब्ता फौजदारी के अंदर प्रोविजन ये है कि कोर्ट का काम है एविडेंस देखते हुए किसी को आगे लेके जाना या डिस्चार्ज करना। वो सारी चीजों को अगर आप सामने रखकर देखें ना, मैं समझता हूँ जो कि अब आर्टिकल 10 आ चुका है, राइट ऑफ फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बातें हैं, अगर आपने उसको लेकर चलना है तो उन हालात में शायद मैं समझता हूँ कि मिलिट्री कोर्ट जो है ना, जो ट्रायल है, ये बड़े सवाल उठाएगा। अभी इन्वेस्टिगेट देखे ना, अगर करनी भी है तो इन्वेस्टिगेशन आपके ये लोग कर रहे हैं, जब कर रहे हैं तो 780 अवेलेबल है आपके पास। 780 की या तो प्रोविजन नहीं थी जो और वो भी जो है ना, सजाएं उसमें भी सख्त हैं, आपको पता है सजाएं मौत है 780 के कॉन्टेक्स्ट में भी, तो उसमें ऐसा ये नहीं है। तो मिलिट्री कोर्ट में ले जाने का मकसद जो है ना, वो ये हैरानकुन बात है कि है क्या ऐसा। जहां तक इंस्टॉलेशन वाला मामला है, इंस्टॉलेशन की हद तक चले आप वहां पर आप देख के आप कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इन माय ओपिनियन ट्रायल अभी चले। ट्रायल में अगर एविडेंस अगर कोई आ जाती है, कोई चीजें ऐसी रिकॉर्ड पे आ जाती हैं, तो फिर कोर्ट का इख्तियार ऑलवेज रहता है कि वो उसको मिलिट्री कोर्ट में अगर लेके जाना चाहते हैं या बाकी और आप रेमेडी लेना चाहते हैं। लेकिन इस स्टेज के ऊपर इसलिए डिवाइड की बात है कि कोई भी ये रिस्क लेना नहीं चाहता कि कल अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इस हालात में है, तो कल कोई भी सियासी जमात इस हालात में होगी तो कोई नहीं चाहेगा। और फिर दूसरा सवाल बड़े उठ जाएंगे, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर जो हुकूमत है वो हुकूमत अपना सिविलियन की गवर्नमेंट है। जब सिविलियन गवर्नमेंट होगी तो पूरी दुनिया में मजाक उड़ेगा कि आप, लेकिन अज़र सदीक साहब, आपने जो बात की है इसमें बहुत वजन है। मौजूद है, आप जी इसको जी, इसमें बहुत वजन है जो आपने बात की है। लेकिन अज़र सदीक साहब, आप कह रहे जिस तरह की एग्जाम्पल सेट हुई है, मेरा नहीं ख्याल, या मेरा ख्याल आपका भी ऐसा ख्याल नहीं है कि कोई और मजीद सियासी जमात ये करना चाहेगी जो हुआ है। देखिए उसकी बात वजह देखिए, उसको जो बात समझने वाली बात है ना कि स्टेज के ऊपर हालात और वाकयात से कंट्रोवर्सीज बड़ी आ चुकी हैं। इस वक्त जिस तरह पकड़ दकड़ की है पुलिस ने, जिस तरह की इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की है, रिश्तेदार और यानी वो एक ब्लैकमेलिंग का एक कॉन्सेप्ट सा आ रहा है, पैसे ले लें छोड़ दें,
यानी इतनी चीजें अब रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं कि उसने कंट्रोवर्सीज बड़ी जनरेट कर दी हैं। इसका एक हल ये भी हो सकता है कि आप इसमें एक जुडिशियल कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर लें। आपने ऑडियो वीडियो पे बनाया है, तो इसमें भी एक जुडिशियल कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर ले। जुडिशियल कमीशन 2-3 चीजें देख ले तो ज्यादा मुनासिब होगा कि आइंदा से ऐसे वाकया का तदारुक कैसे रोकना है, ये वाकया क्या हुआ, वजूहात क्या बनी, किस हद तक क्या, यानी ये मामला बड़ा मजाक उड़ा है पूरी दुनिया के अंदर कि जीएचक्यू के ऊपर हमला हो जाना, कोर कमांडर या जिना हाउस के ऊपर ये मामला सारे आना, इसने बड़े सवालात उठा दिए हैं और ये सवालात आपको पिंच करते रहेंगे। यानी ये इतनी आसानी से काम खत्म नहीं होने वाला। एक बेहतरीन मौका है इसके ऊपर कि एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जाए कि जो पूरी कौम में एतमाद में आ जाए, पूरी कौम समझे कि ये बिल्कुल ठीक हो रहा है। सदीक साहब, आई थिंक इट्स यू ब्रिलियंटली सेड इट एंड इट मींस अ लॉट। इस पे मजीद बात करते हैं। आयशा गुल अलई साहिबा, आप ये जो JUIF की तरफ से ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि वो इस हक में नहीं है कि ज़रा भी लीनियंसी दी जाए, वो चाहते हैं कि जी ट्रायल होना चाहिए तो हो, अगर डिज़र्व करते हैं तो हो, जैसे राना सनाउल्लाह ने कहा है या मरियम नवाज़ ने कहा है। लेकिन आप जिस पार्टी में अब हैं और चौधरी शुजात जिस तरह की सियासत करते रहे हैं, आपको लगता है कि आपकी ये पॉलिसी होगी, आप इसको सपोर्ट करेंगे? जैसे पीपल्स पार्टी ने कहा है कि वो किसी भी गैर कानूनी इक़दाम की नहीं करेंगे, साथ देंगे, लेकिन अगर नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से उनका एक मौक़िफ़ ज़रूर है। लेकिन आप कल की आसिफ अली ज़रदारी साहब से मीटिंग के बाद आप क्या देख रही हैं कि आपकी पार्टी किस तरह से लेगी मामला को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बतूल साहिबा, बहुत शुक्रिया। एक तो मैं आपने जो क्वेश्चन किया कि ये जो सिचुएशन है सारी मिलिट्री कोर्ट्स का भी मसला है इस वक्त जो डिस्कस हो रहा है। एक तो चौधरी शुजात साहब जो हैं, वो उनका नाम भी शुजात है, शुजात का मतलब बहादुरी है, और पागलाना बहादुरी नहीं है जिस तरह के PTI चेयरमैन की एक पागलाना बहादुरी है, मुल्क को ही आग लगा दी। एक अक्लमंदी वाली बहादुरी है उनकी हमेशा, और मुल्क की सलामती, मुल्क की बका के लिए उन्होंने हमेशा रोल प्ले किया। तो हमने हमेशा मुल्क को मुत्तहिद करने की बात की। हम आज भी ना सिंधी कार्ड पर पॉलिटिक्स करते हैं, ना पंजाबी कार्ड पर पॉलिटिक्स करते हैं, ना पख्तून कार्ड पर पॉलिटिक्स करते हैं। ये बिल्कुल कौम को वाज़ेह होना चाहिए कि मुस्लिम लीग काफ जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की फेथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन वाले उसूलों पे चलने वाली जमात है। और यही वजह है कि चौधरी साहबान जो हैं वो पंजाब से हैं, मैं खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों से हूँ, और हमारे बहुत सारे जो लोग हैं, हमारी एक कमेटी है जो कि पूरे पाकिस्तान से नुमाइंदगी है। हम एक जमहूरी तरीके से अपनी पार्टी के फैसले करते हैं। और जहाँ तक आपने बात की कि आसिफ अली ज़रदारी साहब आए, उनकी मुलाकात हुई, तो मैं कौम को ये वाज़ेह कर दूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो बिल्कुल भी जो इक़्तिदार में पार्टियां रह चुकी हैं, जो इस मुल्क के कर्ज़ों की ज़िम्मेदार हैं, जो इस मुल्क की लोड शेडिंग के ज़िम्मेदार हैं, जो इस मुल्क की बैड गवर्नेंस की ज़िम्मेदार हैं, और इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मुख्तलिफ़ औकात में मुल्क की सलामती को भी नुकसान पहुँचाया। तो हम इन पॉलिटिकल पार्टी और अवाम की तकलीफ़ों में, महंगाई में, करप्शन में ये हिस्सेदार हैं। तो हम इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ कोई इत्तेहाद नहीं करेंगे। हमारा अपना एक लाइहा अमल होगा, हम अपने टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे, और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से जो मिडिल क्लास है, गरीब तबका है, हमारे नौजवान हैं, हमारा मुतवसत तबका है, हमारी ख़वातीन हैं, हमारे माजूर तबके के लोग हैं, उनको इंशाल्लाह हम जो है वो टिकट्स देंगे। और दूसरा ये कि हमारा ये भी एक विज़न है कि पाकिस्तान में सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अवाम के सामने सिर्फ ड्रामेबाजियाँ की हैं। एक दूसरे को चोर चोर, डाकू डाकू कहने में इन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजार दी, अवाम के सामने तमाशा लगाए रखा, जबकि इक़्तिदार में आकर ये सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट को सर्व करते हैं। सिर्फ इनके अपने असासों में इजाफा होता है, इंक्लूडिंग PTI के जो अब नैब इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो उनके 200% असासों में इजाफा हुआ। अवाम का जो है मयार ज़िंदगी तबाह हो गया। ये वो लोग हैं जिन्होंने पैका का कानून लेकर आए, जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पर उन्होंने इनकम टैक्स लगाया तारीख में पहली मरतबा। स्टूडेंट्स की जो फ़ीस है, यानी HEC के फ़ंड्स उन्होंने ख़त्म किए। तो हम ये समझते हैं कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये पाकिस्तान की तबाही के ज़िम्मेदार हैं। पाकिस्तान में हमें अकाउंटेबिलिटी करना किसी हुकूमत का काम नहीं है, ये मैं कौम को समझा दूँ। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उनको नहीं समझाया तो मैं उनको समझा दूँ कि अकाउंटेबिलिटी करना किसी हुकूमत का काम नहीं है, कि मैं चोर पकड़ूंगा, मैं डाकू पकड़ूंगा, हालांकि ये खुद जो है वो चोर डाकू होते हैं जब हुकूमत में आते हैं।
ये जो है अकाउंटेबिलिटी करना इंडिपेंडेंट इदारों का काम होता है, अकाउंटेबिलिटी के इदारों का काम होता है। गवर्नमेंट का काम ये होता है कि वो बराए मेहरबानी उन अकाउंटेबिलिटी के इदारों में इंटरफेरेंस ना करे, उनको मजबूत बनाए, उनको इंडिपेंडेंट बनाए, और फिर उसके नतीजा ये होगा कि अगर वज़ीर आज़म भी करप्शन करता है, अगर सदर भी करप्शन करता है, तो उसको भी पकड़ा जाए और उसको जेल में डाला जी जाए। बिल्कुल। आयशा, आप अब काइंडली देख मेरे साथ ही रहिएगा। राजा आमिर अब्बास मुझे ज्वाइन करें। राजा साहब, आप थोड़ा वाज़ेह कीजिएगा, 21D मिलिट्री कोर्ट्स, फिर हुकूमत की मुनक़सिम राय कि एक साबिक़ वज़ीर आज़म की ट्रीटमेंट किस तरह से होना चाहिए, दूसरी तरफ आपका सिटिंग इंटीरियर मिनिस्टर और चीफ ऑर्गेनाइज़र मुतल्लिका पार्टी के कहें कि बिल्कुल होना चाहिए। तो ये आपको लगता है कि ये अंडर कॉन्फिडेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, या वो खुद अपने आप को बचाना चाह रहे हैं, या वाकई चाहते हैं कि ऐसा ना हो? ये इतना कन्फ्यूजन क्यों है गवर्नमेंट में? गवर्नमेंट में कंफ्यूजन इसलिए है कि गवर्नमेंट जो सी है कि वो एक तो अभी तक हमें समझ नहीं आई। जब हम नून लीग वाले को कहते हैं आपकी हुकूमत है, तो वो कहते हैं हमारी नहीं, पीडीएम की हुकूमत है। हुकूमत तो उसकी होती है कि जिसका प्राइम मिनिस्टर होता है, जिसका फाइनेंस मिनिस्टर होता है, जिसका इंटीरियर मिनिस्टर होता है। ये तीनों अहम चीज़ें तो नून लीग की हैं, तो बेसिकली नून लीग की ही गवर्नमेंट हुई। तो उनसे अगर ये बात की जाए, तो अभी ये जो आप बात करें 21D की या आर्मी एक्ट की, तो किसी भी क्रिमिनल केस में हैविंग द क्रिमिनल एक्सपीरियंस फॉर द लास्ट 30 इयर्स, उसमें यह है कि जब आप तफ्तीश करते हैं और वो तफ्तीश के मराइल से जो चीज़ें सामने आती हैं, जो शवाहिद सामने आते हैं, जो एविडेंस कलेक्शन होती है, फिर उसकी बुनियाद पे देखा जाता है कि जी ये जो केस है ये कहाँ पे जाके फॉल करता है, इसमें किस किस्म के एविडेंसेस कलेक्ट हुए हैं, क्या इसको हमने मिलिट्री कोर्ट में लेके जाना है, एटीसी कोर्ट में लेके जाना है, नॉर्मल कोर्ट्स में लेके जाना है। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं कि मिलिट्री कोर्ट की बात हो रही है। हमारे मुल्क में पहले भी मिलिट्री कोर्ट्स में केसेस गए हैं और उस पर जजमेंट्स भी हैं, और बड़ी इंपॉर्टेंट लियाकत वाली जजमेंट है कि जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि जहाँ पे पैरेलल एक आपका सिस्टम मौजूद है, तो उसमें उन्होंने कहा कि उसमें जो मिलिट्री कोर्ट्स में जाने की फिर क्या ज़रूरत पेश आती है कि आप एक पैरेलल ज्यूरिसडिक्शन क्रिएट कर दी जाती है, क्यों एटीसी अदालतों में ये नहीं। फिर एक एटीसी में जो अमेंडमेंट आई थी वो ख़त्म हो गई बाय द फ्लक्स ऑफ टाइम। तो अब असल चीज़ तो देखना है कि इन्वेस्टिगेशन से क्या चीज़ सरफेस करके आई, क्या इसमें कोई ऐसे शवाहिद हैं कि जी जो जिसमें हमें पता चले कि ये जो सी है बड़ी प्री प्लान किस्म की चीज़ें थी। एंड नंबर 2, ऑन टॉप ऑफ इट, कि जो बात हो रही है कि जी इसमें हुकूमत क्यों कंफ्यूज है, हुकूमत इसलिए कंफ्यूज है कि हुकूमत की भी इसमें सबसे बड़ी नाअहली थी कि हुकूमत जौन सी है वो चाहे इंटीरियर मिनिस्ट्री हो, चाहे पंजाब की होम डिपार्टमेंट हो, सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन तो उनका काम था। अगर उनकी तरफ से फेलियर है या उनकी तरफ से इसमें किसी किस्म का ये एविडेंस आता है कि उन्होंने कोई खुली चूक दी थी और इन शरपसंदों को, इन ऐसे एलिमेंट्स को कि जिन्होंने मुल्क के ऐसी तनसीबात पे हमला हुआ कि जो कि हमारा आपका सबका एक फ़ख्र की जगह है, जहाँ पे हमने अपने बच्चों को बताया है कि ये वो लोग हैं कि जिनकी वजह से पाकिस्तान में सिक्योरिटी कायम है, जिनकी वजह से पाकिस्तान के बॉर्डर सेफ हैं। तो ये बड़ा एक ऐसा इशू है कि जिसको इतनी आसानी से हुकूमत शायद टैकल नहीं कर पा रही, और इसको इंटरनेशनली भी हमने देखना है कि जी दुनिया क्या कह रही है। तो आई थिंक कि इन्वेस्टिगेशन जब हो जाएगी प्रॉपरली, उसके बाद देखते हैं कि किन कोर्ट्स में, अगर मिलिट्री कोर्ट्स में जाएंगे ऑब्वियसली इसको चैलेंज होगा और ये मसला अल्टीमेटली अदालतों में आएगा, और अदालतें उन एविडेंसेस की बुनियाद पे फैसला करेंगी कि इसने कहाँ पे चलना है। ठीक है, यहाँ पे तो एक ब्रेक अभी लेते हैं। तफ्तीश जी जी जी, तफ्तीश के बाद आप कह रहे हैं कि ज़्यादा अ- इसको अनफोल्ड होता हुआ हम हाँ, देखेंगे। जी, यहाँ पे एक ब्रेक लेते नजर हैं, फिर आएगा। वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद। जी अज़र सदीक साहब, 190 मिलियन पाउंड केस में नैब ने साबिक वफाकी वज़रा के सासाजात की तफसीलात तलब की हैं, जिसमें 22 वज़रा शामिल हैं, और शेख रशीद साहब ने कहा है कि 190 मिलियन पाउंड का मामला काबीना में ज़ेर बहस आने से पहले इजलास से उठ के जा चुके थे, इसलिए इनका इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना ही इनके पास कोई मुतल्लिका रिकॉर्ड मौजूद है। अब साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने तो काबीना के अप्रूवल से किया,
उनके रुफ़का ने कहा कि हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, मामला ज़ेर बहस ही नहीं आया। तो एक तो इस पर भी बात कीजिएगा और ये बताइएगा कि कानूनी तौर पे कितना डिफ़िकल्ट केस हो सकता है, और जो दूसरी पार्टी इन्वॉल्व है, जो दूसरे इसमें फ़रीक हैं या दूसरे जिनको आंसरेबल होना चाहिए, उसके हवाले से हम क्या पेशरफ देख रहे हैं अब तक? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है जो कि मैंने इसके कागजात बड़े करीब से देखे हैं, और बड़ा सिंपल सा केस है। ऐसे बता दिया कि पता नहीं कि करप्शन के पहाड़ इकट्ठे हो गए हैं, नॉट ए सिंगल पेनी। एक तो बात समझ आइएगा, एक जमीन अपना खरीदेगी ट्रस्ट के लिए, ट्रस्ट बना, ट्रस्ट काम कर रहा है, अरबों रुपए का बजट है और वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वहां तो सवाल ही कोई पैदा नहीं। अब दूसरी तरफ ये कहना कि जनाब 190 मिलियन का, जो बात समझने वाली है कि ये वन हाइट पार्क की प्रॉपर्टी है, इससे पहले ये हसनिया हुसैन ने बेची हुई है, और वो कितने की बेची है इस पे इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। नैब को बहुत शौक है ना इस बारे में चीजों को देखने का, तो पहले तो ये वाला मामला देख रहे हैं। अच्छा चले इसको छोड़ते हैं, हम आगे चलते हैं। अब 190 मिलियन का जो भी पैसा है, क्या कोई अब आपने मिसयूज ऑफ अथॉरिटी जब सेक्शन 9 के तहत एस्टैब्लिश करनी है तो उसके साथ पेक्यूनरी बेनिफिट जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई इससे माली फायदा लिया हो, सामने लिया हो या काबीना के कॉन्टेक्स्ट में है, तो वो भी कोई ऐसी चीज एविडेंस इनके पास है ही कोई नहीं है, क्योंकि पेक्यूनरी बेनिफिट है ही नहीं। वो पैसा जितना भी है वो पैसा सुप्रीम कोर्ट के पास पड़ा है। अच्छा वो ट्रांजैक्शन गलत है या नहीं है वो अपनी जगह है, वो नैब का कोई कंसर्न नहीं है सारे मामले। पैसा जो है वो पाकिस्तान पहुंच चुका है, पैसा में नहीं गया, किसी और तीसरे फरीक के पास नहीं गया, वो जहां पर है, जहां पहुंचना चाहिए था उस पे सवाल आप कर सकते हैं, लेकिन वहां आ गया। अब तीसरी बात है साथ काबीना, यानी जो पैसे के ट्रांसफर के कॉन्टेक्स्ट में है ना, कोई एक वजीर मौजूद है या नहीं मौजूद है, आपको पता है आर्टिकल 90 और 91 को सामने रखते, एक तो काबीना के अंदर डिस्कस होता है, रूल्स ऑफ बिजनेस को सामने रख लें आप, या बाय सर्कुलेशन होती है। तो वो सबनी जितनी भी है रिकॉर्ड के ऊपर जो एविडेंस मौजूद है, जो डॉक्यूमेंट मौजूद है, पैसा अपनी जगह पर मौजूद है, तो यहाँ कहीं भी किसी भी तरह से कहानी फिट नहीं हो पाती है। और मजेदार जो बात है कि नैब के कानून में अगर तरमीम ना करते तो शायद कि कोई एक केस बन सकता। नैब के कानून में तरमीम के बाद जो हालिया तरमीम हुई है उसमें जो गिरफ्तारी का जो तरीकाकार था, वो गिरफ्तारी में पहले इंक्वायरी रिपोर्ट देनी है आपको इन्वेस्टिगेशन कन्वर्ट करने से पहले, फिर जो वजूहत है, क्या एविडेंस आप टेम्पर करने लगे हैं, आप इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में जा नहीं रहे, आप मुल्क से जाने लगे हैं आपने, और क्या इन्वेस्टिगेशन के साथ आप तावन नहीं कर रहे। अब इनमें से कोई भी वजह नहीं थी और हमने वहां देख भी लिया। और मैं आपको एक और बात बताता चलूं, यहाँ इस वक्त जो नैब है ना, इस वक्त नैब आज भी मैं चैलेंज कर रहा हूं कि रिकॉर्ड उठाकर देख ले। मैं कई ऐसे केसेस जानता हूं जो सियासी तौर पर इस वक्त एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो निगरान हुकूमत ने पंजाब के अंदर बनाया और जहां ये बनाया है नए कवानीन के तहत, कोई एक यानी प्राइवेट ट्रांजैक्शन में बैठकर हिस्सा ले रहे हैं, लोगों के घर से लोग उठा रहे हैं। जी अजहर सदीक साहब, अब मैं एक सवाल करना चाह रही हूँ मैं आपसे। आपने कहा कि इसमें मिसयूज ऑफ अथॉरिटी नहीं है, अगर इसको थोड़ी देर के लिए मान भी लें, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो है ना। एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर एक बिजनेस टाइकून के साथ डील कर रहा है और वो मान भी रहे हैं कि मैं ट्रस्टी हूँ। ट्रस्टी का मतलब है कि आप उस पर एतमाद करके वो पैसे ट्रांसफर करें, और वो पैसे ट्रांसफर आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट के लिए भी एडजस्टमेंट की मद में वो पैसे गए हैं उन्हीं बिजनेस टाइकून के दूसरे केस की एडजस्टमेंट के लिए। ये आई होप यू नो इट। एक बात जो समझने वाली बात है कि आज एक मैं सवाल उठा देता हूं कि मलिक रियाज साहब ने 460,000 रुपया सुप्रीम कोर्ट ने कहा देना। अब वो जो रकम जो प्रॉपर्टी की डील है उस 460,000 रुपया यहाँ से जितना प्रॉपर्टी से खरीदा बेचा वो सारा है, मैं उन सवालों में नहीं आता। उन्होंने एक वॉलंटरी अपना बैठ कर तय किया है कि जो प्रॉफिट लिया है वो प्रॉफिट अपनी जगह देना है। सवाल जो बात समझने वाली है, मैं उसकी लीगैलिटी या इलीगैलिटी में नहीं जाना चाहता। मैं कहना चाह रहा हूं आप अगर मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का केस बनाना है, दैट हैज टू बी कपल्ड विद पेक्यूनरी बेनिफिट। कोई फायदा लिया हो, कोई माली फायदा लिया हो किसी ने, यानी लेकिन अच्छा चलिए माली फायदे को छोड़ भी दें अजहर सदीक साहब, क्या आपको ये मॉरली ठीक लग रहा है? आपको क्या ये मॉरली ठीक साउंड करता है कि आप सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं और एनसीए ने वो पैसा पकड़ा है, वो अगर वो उसकी ट्रेल को सही मानते तो ऐसे आपको इन्फॉर्म ना करते? वो आपसे स्टेट टू स्टेट बात कर रहे हैं और आपने मुतालिका पार्टी को इन्वॉल्व करके उन्हीं के दूसरे केस में उन्हीं का पैसा एडजस्ट करवा दिया है, और फिर एक यूनिवर्सिटी के लिए भी आपने फंड्स ले लिए हैं। तो एज ए प्राइम मिनिस्टर मॉरली तो आपको सूट नहीं करता? फाइनेंशियल करप्शन इसमें नहीं भी हुई तो फिर मैं बताता चलूं जी, जाती तौर पर कोई फायदा लिया हो तो फिर नैब ने आना है। ये ट्रस्ट बनाना यानी बता दे इनको तो तौफीक ही नहीं मिली है,
खिदमत की है इस कॉन्टेक्स्ट में। ट्रस्ट काम कर रहा है, ट्रस्ट को क्या फायदा हुआ है? ट्रस्ट ने खड़ा है, सारा पड़ा, जब मर्जी ट्रस्ट खत्म करके आप पैसा, गवर्नमेंट अगर आप ले जाना चाहती है ले जाए, लेकिन वो खिलाफ बात है। लेकिन दूसरी जो बात आप कह रहे हैं ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो है ही नहीं इसके अंदर। और जब सवाल तो है कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने पैसा क्यों ट्रांसफर किया, ये बड़ी मजेदार बात है। नेशनल क्राइम एजेंसी को नहीं अंदाजा था कि ये सारा क्या है, और पैसा जहां गया हर एक को पता है कि पैसा किस जगह गया, एवरीबॉडी नोज। तो इसमें तो मैं नहीं समझता कोई कंफ्यूजन है या कोई ऐसी बात है। तो यही तो बात है कि इसी में कोई कंफ्यूजन नहीं कि पैसा कहाँ गया। इतनी बड़ी फेवर क्यों दी साबिक वजीर आजम ने उन बिजनेस टाइकून को, इतनी बड़ी फेवर क्यों दी? उनकी अच्छी खासी अमाउंट फंसी हुई थी एनसीए के साथ, वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान को वापस करना चाह रहे थे। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कोई फेवर नहीं दी है इस बात को। फेवर अगर देनी है तो फेवर को सेटल करने का फोरम कोई और है, नैब नहीं है उस फेवर को सेटल करने का। नैब का तो कंसर्न ही नहीं है सारे काम से दूर दूर तक। तो फिर क्या स्कोर है बताइएगा? वो मैं सिंपल सी बता रहा हूँ कि नैब का जो मौजूदा कवानीन है उसके तहत तो ये केस ही नहीं बनता। अच्छा ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि केस ही नहीं बनता, लेकिन ये हुआ जरूर है। आप कह रहे हैं कि इसको मजीद इंक्वायर करें फिर जाके। ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। इंक्वायर करने की भी जरूरत नहीं है। उस पैसे की उस ट्रांजैक्शन की लीगैलिटी देने का फोरम कोई और है। ये नैब का कोई कंसर्न नहीं है। मैं तो ये बात कर रहा हूँ बड़ी सीधी, ये यहाँ तो हो ना कि वो पैसा ले गए हो, वो पैसा उन्होंने अपने लिए इस्तेमाल कर लिया हो, कोई फायदा ले लिया। मैं चाह रही हूँ कि मैं राजा आमिर अब्बास का इस पे शॉर्टली जवाब ले लूँ, फिर मैं आयशा आपकी तरफ आती हूँ। जी अज़र साहब, आई गॉट योर पॉइंट। जी राजा आमिर अब्बास साहब, आपको ये क्या समझ आता है ये मामला? देखिए, पहली बात तो मुझे समझ नहीं आती कि हम इस केस को डिस्कस करते हैं जब भी तो बिजनेस टाइकून कहते रहते हैं। नाम क्यों नहीं लेते कि कौन है फरीक अव्वल, फरीक दोम कौन है? फरीक अव्वल ये है कि जी वन हाइट पार्क हसन और हुसैन की प्रॉपर्टी, फरीक दोम जो उनसे हैं कि जिन्होंने खरीदी अंडर अनवॉइसिंग करके, प्रॉपर्टी की कीमत कम थी, ज्यादा पैसों में खरीदी, वो हैं मलिक रियाज के बेटे अली रियाज। और नंबर 3, ये बार बार बात कीजिए आ रही है कि जी 190 मिलियन पाउंड्स जो उनसे हैं वो हुकूमत पाकिस्तान को आने थे। वो कतन हुकूमत पाकिस्तान को नहीं आने थे। अगर हुकूमत पाकिस्तान उस पर अपना क्लेम करना चाहती तो हुकूमत पाकिस्तान को बरतानिया में जाके ये साबित करना था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, ये मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए से ये क्राइम प्रोसीड्स हैं, पाकिस्तान से इल गॉटन मनी को लंदन लेके गए हैं। और वहां पे जाके अगर वो ये केस इस्टेब्लिश कर लेती तो फिर ये हुकूमत पाकिस्तान को मिलता था पैसा। ये पैसा एक डील हुई एनसीए और अली रियाज के दरमियान, जिसमें उन्होंने कहा कि जी ठीक है, आप ये पैसा वापस अपने मुल्क ले जाइए, क्योंकि इस डील के और इस एग्रीमेंट जो कि 2 पार्टीज के दरमियान हुआ, उस एग्रीमेंट के नतीजे में ये तय पाया कि ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान अभी अगर डायरेक्टली अपना इसमें कोर्ट्स के जरिए क्लेम नहीं लॉन्च करती तो फिर ये पैसा फंड में जो कि है इसका डैम फंड, उसमें डाल दिया जाए। तो ये इस वजह से ये कतन हुकूमत पाकिस्तान के उसमें अकाउंट में पैसा नहीं आना जाता। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्शन है। ये गलत तौर पे नैब भी बता रही है, ये गलत तौर पे मीडिया पे भी आ रहा है। लेकिन राजा आमिर अब्बास साहब, जिस डैम फंड की आप बात करें सर, ये भी क्लियर कीजिएगा, वो डैम फंड को वो भी तो क्वेश्चनेबल पैसे हैं, किधर है वो, कैसे यूटिलाइज हो रहा है? नहीं, वो क्वेश्चनेबल नहीं है। वो स्टेट बैंक और सुप्रीम कोर्ट का एक अकाउंट है, उसमें जाके अगर हुकूमत समझती है कि वो पैसा निकालना है वहां से डैम फंड्स में से, तो वो सुप्रीम कोर्ट के साथ रजिस्ट्रार और चीफ जस्टिस से मिलके, वो पैसा किसी के पॉकेट में नहीं है, वो पैसा निकल सकता है। तो इसलिए इस केस को तो पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अदरवाइज बट द पॉइंट इज कि वो पैसा इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा किसी डैम के फंड के लिए था, तो डैम इस्तेमाल करें ना, बस हम ये क्यों सुनते हैं कि पड़ा हुआ है? नहीं, अब ये तो मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहा, वो पूछा जाए साबिक चीफ जस्टिस से, जब मैंने और बाकी जर्नलिस्ट ने भी पूछा तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के पास पड़े हुए हैं, पूछा जाए कि क्यों नहीं हो रहा। जी ठीक है, इसका जवाब रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट दे सकता है कि क्यों नहीं, कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है वो। जी ठीक है। आयशा गुल अली साहब, आपको लगता है कि ये जो शेख रशीद साहब ने बात की है वो जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं राजा आमिर अब्बास साहब? नहीं, मैं नहीं कुछ। जी आयशा, मैंने इजाजत मांगी आपसे, सिर्फ एक बात बता दूं आपको। देखें,
ये जो हम डैम फंड का बैठ के झूठ फ्रॉड, आपको पता है कि आप तो सोशल मीडिया पे आप झूठ बोल देंगे, उसके हवाले से हाई कोर्ट का एक इंटरिम ऑर्डर आ गया और उससे चीजें, डैम फंड का पैसा आज से पड़ा हुआ है, स्टेट बैंक का रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है, वहां पर प्रॉफिट जो आ रहा है वो भी पड़ा हुआ है। या तो हो ना यहाँ बैठ के आपने मिस यूज, यही तो बात कहनी है कि इस गवर्नमेंट, इनका काम सिर्फ यही है हवाई बातें करना, झूठ बोलना, और आप झूठ को बोलकर बैठ के आप साबित करना चाहते हैं ये सच है, वो दौर नहीं रह गया। जी बिल्कुल, झूठ को सच साबित नहीं करना चाहिए और ना ही मैं ऐसी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो पैसा यूटिलाइज क्यों नहीं हो रहा? इट्स अ पर्टिनेंट क्वेश्चन। नहीं, वो यूटिलाइज होने की, देखिए मैं फिर बताऊं आपको, वो यूटिलाइज, देखिए छोड़ दे इस बात को, वो आपको पता है डैम बनाने के लिए कोई 1000 अरब रुपया चाहिए, वो तो एक छोटी सी एक रकम आई, उसका मकसद उस वक्त हम जब सब साथ शामिल थे, मकसद था कि लोगों में अवेयरनेस करनी थी, लोगों को बताना था, और उसका कामयाबी का ये ठीक है साहब। आयशा साहबा बहुत देर से खामोश है, आई गॉट योर पॉइंट। जी जी ठीक है। आयशा बताइएगा कि आपको लगता है कि जो 22 वज़रा हैं साबिक हुकूमत के, वो अपने तफसीलात देंगे अपने असासों के, उसके हवाले से एक स्टोरी जो आपने भी कोट की कि ज़्यादातर साबिक जो काबीना है उसके वज़रा के असासों में कैसे इजाफा भी हुआ और एक बड़ा हैरानकुन इजाफा हुआ, और जो शेख रशीद साहब की स्टेटमेंट है इससे दे कैन गेट आउट ऑफ दिस वेरी इजीली। शेख रशीद साहब ने तो डूबती कश्ती से अपने आप को बचाने की कोशिश की है, और दूसरा ये है कि चाहे कोई जो भी कहे, जो भी इंटरप्रिटेशन करे, पूरी कहानी पूरी कौम के सामने बहुत क्लियर है कि इसमें फ़ायदा किसका हुआ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से किसने फ़ायदा उठाया, और यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन के मुताबिक एक हुकूमत से हुकूमत तक पैसा जो है वो एक डर्टी मनी जो है, अगर कोई है तो उसको फिर गवर्नमेंट से गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र किया जाता है, और फिर कैबिनेट से किस तरीके से एक सील्ड एनवेलप में एक अजीब तरीके से, जो कि पाकिस्तानी तारीख में एक मिसाल नहीं मिलती, वो अप्रूवल ली गई, जिसके वज़रा जो हैं वो आज ये बात कर रहे हैं। तो और फिर उसके नतीजे में एक यूनिवर्सिटी बनती है, अल-कादर यूनिवर्सिटी, जिसके ट्रस्टीज़ जो हैं, पहले ज़मीन जुल्फ़ी बुखारी के नाम ट्रांसफ़र होती है, फिर जो है वो जुल्फ़ी बुखारी से फिर 2 लोगों के नाम ट्रांसफ़र होती है। तो और फिर हीरों के हार वगैरह, उनके सेट जो हैं, अंगूठियों की बातें जो हैं वो ऑडियो लीक्स में आ जाती हैं। तो कोई कितना ही उसको इंटरप्रिटेशन किस तरीके से करे, अवाम बेवकूफ़ नहीं है, अवाम को सब क्लियर है। और अगर कोई अकाउंटेबिलिटी पे मुल्क में जलाओ घेराव भी करता है, हज़रत उमर बिन अल ख़त्ताब जो हैं, उनसे जब किसी ने सवाल किया एज़ खलीफा कि आपका तो कद बहुत ऊंचा है, तो आप एक चादर माल गनीमत में हम सबको मिली हुई थी, तो आपका जो है वो आपका ये पूरा जो है वो लिबास कैसे बन गया? तो हज़रत उमर बिन अल ख़त्ताब ने उनको कोई गालियाँ नहीं दी, उनको लोगों को ये नहीं कहा कि इस जो मेरे मुखालिफ ने आवाज़ उठाई है मेरे खिलाफ, इसकी जुर्रत कैसे हुई, मैं खलीफा हूँ और इसको जो है इसके माओ बहनों को गालियाँ दो या इसके घर को आग लगा दो। उन्होंने उसका जवाब दिया, क्योंकि खलीफा जो होता है, जो इस्लाम में भी यही है, जमहूरियत में भी यही है, किसी भी मुहज़्ज़म मुआशरे में है कि आप जवाब दें, अकाउंटेबल अपने आप को ठहराएं। पब्लिक ऑफिस जो है वो एक दफ़ा आप इंचार्ज बन जाते हैं पब्लिक ऑफिस के, तो आप अकाउंटेबल होते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि ये मेरे बेटे का जो है और मेरा मिलाकर जो है मेरा लिबास बना। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे तो काम हुआ। और ये जो इन्होंने अजहर सिद्दीक साहब ने बात की कि उन्होंने एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी बनाई, यूनिवर्सिटी तो हमें नज़र नहीं आई, लेकिन ये बात ज़रूर है कि एक पब्लिक यूनिवर्सिटी उनके दौर में नहीं बनी, एक पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल नहीं बना, कोई एक नौजवानों के लिए जो है उन्होंने काम नहीं किया, कोई एक यानी स्किल डेवलपमेंट के हवाले से जो भी आप या रोड्स के हवाले से देख लें, उन्होंने कोई काम नहीं किया, सिवाय ये कि एक अपने नाम पर एक प्राइवेट जो है वो यूनिवर्सिटी बनाई, जिसके ट्रस्टीज हस्बैंड एंड वाइफ हैं, या जो शौकत खानम है उनके पास एक ही हॉस्पिटल है दिखाने के लिए। तो बात यह है कि अकाउंटेबिलिटी जो है, मैं फिर कहूँगी कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो इदारों का काम है, इदारों को बराए मेहरबानी बदनाम करने से गुरेज किया जाए। जब आप अकाउंटेबिलिटी के इदारों को बदनाम करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो उनको आप काम नहीं करने दे रहे। और गवर्नमेंट का जो काम है, मैं बताना चाहती हूँ, गवर्नमेंट का काम होता है जीडीपी को बढ़ाना। इस वक्त जो पीडीएम की हुकूमत है, मेरा उस पर भी बहुत बड़ा एतराज़ है। पीडीएम की हुकूमत कहती थी कि हम तो महंगाई के खिलाफ रैलियां निकाल कर ये लोग आए थे, पीडीएम की हुकूमत, ये जो नून लीग है और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये तो महंगाई के खिलाफ रैलीज निकाल कर आई थी। आज महंगाई जो है वो फूड इन्फ्लेशन 50% पे पहुंच चुकी है। लोगों के लिए ज़रूरियात ज़िंदगी जो है, खाने पीने की अशिया खरीदना मुश्किल हो गया है। बिजली को थोड़ा सा कम कर दिया है, गैस को जो है वो बढ़ा दिया,
उसकी कीमत को। और कर्जे जो है, सबसे बड़ी स्पेशलिटी जो इस हुकूमत की है वो ये है कि हम कर्जे ले रहे हैं। कर्जों से कोई भी मुल्क ना इज्जत पा सकता है, ना उस मुल्क की सॉवरेंटी हो सकती है। उस मुल्क को उसी कर्जों की शराइत पे चलना पड़ेगा, वो एक मजबूर मुल्क होता है। तो जीडीपी जब आपकी बढ़ेगी तो आप कर्जे नहीं लेंगे। इनका कोई जीडीपी पे काम नहीं है, इनका सिर्फ कर्जों पे काम है कि कर्जा लें फिर सूद दें, और सूद सबसे बड़ी लानत है। ये जो हम IMF से कर्जे ले रहे हैं, इस सूद की लानत पे पूरी मुल्क जो है, ये मैं समझती हूँ कि हमारा नमाज जनाजा भी नहीं होता, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कर्जदार का नमाज जनाजा नहीं होता। तो पूरी मुल्क को इन्होंने कर्जदार कर दिया है इन सारी ठीक है, यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद। खाकान अब्बासी साहब जो कि एक बड़ी सेन वॉइस हैं PMLN के अंदर, और जब बात करते हैं तो बड़ा प्रोफेशनल साउंड करते हैं, ख़ासतौर पर जब पॉलिटिक्स से बात है, और अपनी जमात को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं। इसीलिए वो जो उन्होंने वो अहदा भी कबूल नहीं किया जो उनको ऑफ़र किया जा रहा था। और उन्होंने एक बड़ा ऐसा पॉइंट कहा है जिस पर गौर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि किसी जमात में सलाहियत नहीं कि वो मसाइल हल निकाल सके। अगर कौमी इलेक्शन मुलतवी हो तो ख़तरनाक नताइज आएंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि मुज़ाकरात के बगैर इलेक्शन में गए तो नताइज नहीं मिलेंगे। अब अज़हर सदीक साहब, मुज़ाकरात का तो कोई चांस ही नज़र नहीं आ रहा, और खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि नताइज नहीं मिलेंगे, बल्कि उनका ये भी कहना है कि जो हुआ है वो भी इसीलिए हुआ है कि मुतालबा नहीं माना गया इलेक्शंस का। अच्छा, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात बताऊं। आयशा गुलेले साहब को शायद पता नहीं, आप बड़े आराम से गूगल पे सर्च करें, क्या डेवलपमेंट हुई, क्या कुछ हुआ, सारा रिकॉर्ड का हिस्सा है। और हर जो बात मैं भी कह रहा हूँ कि बात हमें करनी चाहिए फैक्ट बेस के ऊपर, कि कोई एविडेंस है। सिर्फ खाली रिटोरिक से नहीं मसले हल होते। और कर्जे किसने लिए, कर्जों को तबाही किसने की, वो आपको पता है। इस हाकदार अभी IMF की मिन्नतें करता पड़ रहा है, ये उसी कोलिशन के हिस्सा हैं। तो अच्छा नहीं लगता कि हम आप पोर्ट्रे करते रहे कि हमसे ईमानदार आदमी कोई नहीं है। वो गिरेबान में झांक के जब आदमी देखे तो बताया गया इस मुल्क की तबाही के जिम्मेदार तो यही वो सियासी जमातें हैं। तो भी आया है सियासत के अंदर, पीछे तो इन्हीं लोगों ने जो किया। बातें आगे सवाल की तरफ, मुज़ाकरात की बात है कि मुज़ाकरात तो इन्होंने, ये तो PDM का पूरा एजेंडा था। 9 मई के सानिया तक पहुंचने में सबसे ज्यादा जिम्मेदार जो है ये PDM की जमातें और इलेक्शन कमीशन है। भैया इलेक्शन अगर 90 दिन के अंदर होना था करवा देते, ना करवाते, ना ये झगड़ा होना था, ना ये मुजाहरे होने थे, ना ये मसला होना था, ना ये प्रॉब्लम। और मुज़ाकरात भी देखिए, इलेक्शन के सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो मुज़ाकरात चल रहे थे, मुज़ाकरात में फाइनल कर लेते डेट, लेकिन उन्होंने डेट जानबूझ के, वजह ये है कि इट इज वाज ए कैलकुलेटेड एजेंडा या उसको किस तरह किया जाए, बैकयार्ड में कैसे ले जाए, पीछे कैसे लेके जाए। इसीलिए ये सारा बैठकर, और आगे जो मैं बात अगला कहना चाह रहा हूं कि मुल्क में जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, इकोनॉमिक हालात नहीं होते इस मुल्क का। लेकिन आप जितना डिफेंड कर रहे हैं, अज़हर सदीक साहब, मुझे हैरानी हो रही है। इतना तो साबिक वज़ीर आज़म ने खुद अपना आपको डिफेंड नहीं किया जितना आप कर रहे हैं। फ्रैंकली आप ये कह रहे हैं ना कि इलेक्शन कमीशन, आई जस्ट वांट टू रेज अ पॉइंट, आप ये कह रहे हैं ना कि इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है और PDM की गवर्नमेंट जिम्मेदार है, इलेक्शन करवाते तो ये ना होते। लेकिन उन्होंने कहा मैंने तो नहीं अपने वोटर्स को कहा था कि मैं रेड लाइन हूँ, क्यों तो उन्होंने खुद सोच लिया कि मैं रेड लाइन हूँ। तो सर आप ज्यादा डिफेंड कर रहे हैं, वो बंदा अपने आप को इतना डिफेंड नहीं कर रहा। मैं तो चौके कई केसेस में इन्वॉल्व हूं ना। 10 फरवरी को लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कराएं। इलेक्शन कमीशन अगर काम अपना आईनी तौर पर कर रहा था तो सुप्रीम कोर्ट को क्या जरूरत थी ये सारे ऑर्डर्स पास करने की। इलेक्शन कमीशन चाहता तो तब था ना। ये मानना पड़ेगा आपको कि किसी वक्त तहकीक कोई हालात सामने आए तो इस मुल्क की इस बर्बादी के जिम्मेदार में इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि 9 मई को जो भी हुआ वो उसके भी जो पसे मंजर में इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट ही है। कोई पसे मंजर नहीं है। देखिए जरा, मैं बस खत्म करने लगा बात। आपको देखिए, आपको समझना क्या है, इस मुल्क में आईना पाकिस्तान 1973 और रूल ऑफ लॉ। आज आप रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। अब आईने पाकिस्तान कहता है कि वक्त से पहले असेंबलियां डिसॉल्व हो सकती है। आईने पाकिस्तान कहता है अगर ठीक है अज़हर सदीक साहब, मुझे वाइंड अप की तरफ जाने, शॉर्टली कमेंट लेना है। राजा आमिर अब्बास साहब बताएं, मुज़ाकरात नज़र नहीं आ रहे, इलेक्शंस की मुल्क को ज़रूरत है, अभी क्या व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड, हम शॉर्ट टर्म में क्या अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वक्त? देखिए कि शॉर्ट टर्म में अच्छा एक्सपेक्ट यही करना है कि मुज़ाकरात तो होने चाहिए। मुज़ाकरात न सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ में होने चाहिए, तमाम स्टेक होल्डर्स में होने चाहिए।
और इस मुल्क में जितने भी सेन माइंड्स हैं उनको बैठना चाहिए, चाहे उसमें इस्टेब्लिशमेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और केयर टेकर्स को तो साइड पे कर दें। तो ये तमाम के तमाम बैठें और मसले का हल निकालें, क्योंकि इलेक्शंस ने तो अपने वक्त पे होना है। अगर खुदा न खास्ता ये सोचा जा रहा है कि इलेक्शंस को, जैसे आप इंटरिम गवर्नमेंट चल रही हैं, तो इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। केपी में, पंजाब में जो हुकूमतें हैं, कोई कानूनी हैसियत नहीं है। 11 अगस्त इज़ द लास्ट डेट जहाँ पे आपकी नेशनल असम्बली और पीडीएम की हुकूमत फारिग हो जाएगी। तो इसमें बेहतर यही होगा कि ऐसे इलेक्शंस के लिए मुज़ाकरात किए जाएं, स्टेक होल्डर्स आ जाएं कि जिनको दुनिया भर में जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, क्योंकि अगर क्रेडिबिलिटी होगी, ऐसे साफ और शफाफ इलेक्शंस होंगे, तो यकीन करें कि हम मसाइल को ओवरकम भी करेंगे, हम आगे एक पॉजिटिव रास्ते पे चल भी पड़ेंगे। लेकिन अगर क्रेडिबिलिटी ना हुई और यही मारधाड़ और पार्टीज को उसमें इलेक्शन में हिस्सा ना लेने दिया, क्या किंग्स पार्टीज और आर्म ट्विस्टिंग करके पार्टीज बनाएंगी। ठीक है राजा आमिर अब्बास साहब, आई होल्ड योर हेड प्लीज। आयशा गुल अलई साहब, पंजाब पुलिस ने ऐलान किया कि वो रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर मुल्ज़िमान की रिमांड की सदा पर अदालत से जारी हुक्म को चैलेंज करेंगे। ये फिर अदारों में तसादुम होगा, ये फिर वही बात कि रिहा किया फिर पकड़ लिया। अब पंजाब पुलिस ने ऐलान किया है कि वो इसको चैलेंज करेंगे। डू यू गेट व्हाट काइंड ऑफ वाइब यू गेट फ्रॉम दिस? ये ठीक है? इसको मुझे समझ नहीं आती कि ये मुल्क कोई जंगल का कानून है, कोई बनाना रिपब्लिक है। इसमें हमारी जो बाज़ अदालतें हैं वो इस तरीके से मावराए आइन, मावराए कानून कुछ जजेस जो हैं इस तरह के इक़दाम कर रहे हैं कि वो क्लियरली पोलिटिसाइज नज़र आ रहे हैं। अब चीफ जस्टिस ने जिस तरह 25 मई को जो हुआ पिछले साल, वो तोड़ फोड़ गया, जो अटैक फोर्स वीडियोस मौजूद हैं कि अटैक फोर्स रेडी है। उसके बाद जो ब्लू एरिया में हुआ, लोगों की प्राइवेट गाड़ियों को, सारी ज़िंदगी कमाई करके गाड़ियाँ खरीदते हैं, उनको आग लगाई गई। 25 मई को जो हुआ, फिर 9 मई को जो हुआ, उसके बाद चीफ जस्टिस उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि गुड टू सी यू। तो मैं तो चीफ जस्टिस साहब से कहती हूँ कि मैं पूरे पाकिस्तान के जो कैदी हैं उनकी तरफ से एक लेटर आपको लिखने को तैयार हूँ कि उनके प्लीज़ आप उनको भी कह दें, आप उनको बुलाएं, और जिस तरह आपने पीटीआई चेयरमैन को कहा कि आप बस मुजम्मत कर दें तो आपका केस जो है वो हल हो जाएगा। और प्लस हुकूमत को ये भी कहा कि इनके साथ मुज़ाकरात भी करें। तो मैं पूरे पाकिस्तान के जो कैदी हैं उनकी तरफ से मैं एक लेटर भेजने को तैयार हूँ चीफ जस्टिस साहब को कि इनको जो है ये भी अपनी मुजम्मत करने को तैयार हैं कि हमने जो भी किया हम मुजम्मत करने को तैयार हैं, इनके केसेस भी डिस्चार्ज कर दें, और प्लस इनको भी थोड़ा सा गुड टू सी यू कह दें। बेचारों का दिल खुश हो जाएगा उन गरीब मुजरिमों का। उन्होंने कहा था, मैं सबको ही कहता हूँ, उन्होंने कहा मेरी आदत है। ये आपसे मर्सिडीज भी नहीं मांगते हैं, ये आपसे आयशा गुल अलई साहब, उन्होंने कहा था ये मेरी आदत है, मैं सबको ऐसे ही ग्रीट करता हूँ। नहीं, वो आइन 9 मई को जो कुछ हुआ, जो मास्टरमाइंड कौन था, यास्मीन राशिद जो है, उनकी वीडियोस मौजूद हैं, उनकी ऑडियोज मौजूद हैं। एंटी टेररिज्म कोर्ट के एक जज जो है, उनके ऊपर पूरी कौम हैरान है। अब गरीब कारकुनों को जेल में डाला हुआ है, उनके ऊपर सख्त से सख्त सजा। तो मैं तो जजों पे हैरान हूँ कि गरीब इंसान को आप 2 मिनट में कड़ी से कड़ी सजा सुनाते हैं, और अमीर और ताकतवर मुजरिम को जो है आप छोड़ देते हैं, उनको आपने छोड़ दिया जिनके हुक्म पर ये सब कुछ हुआ। तो ये जो 2 कानून है ये मुल्क में नहीं चलेंगे। और मुस्लिम लीग काफ जो है, मैं हम इसके लिए आवाज उठाएंगे। इस किस्म की बेइंसाफी जो है, चाहे कोई जज करे, या अपने इदारे की तौहीन कर रहे हैं आप अपने इदारे की साख जो है वो आवाम में उसको खराब कर रहे हैं। फिर तो जंगल का कानून बनेगा, हर कोई अपने कानून अपने हाथ में लेगा। जी, और हर इदारे की साख इम्पॉर्टेंट है। अदालत को अपनी साख का ख्याल रखना चाहिए, बाकी इदारों को अपना। यही इम्पॉर्टेंट है कि आप अंडरस्टैंड करें कि आपकी अपनी साख कितनी इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।